हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सूर्य से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का, या फिर आप किसी स्कूल कॉलेज में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इस वीडियो को देखने में मेरा टाइम बर्बाद हुआ है। मेरा विश्वास है दोस्तों कि आप यहां से इस वीडियो से बहुत चीज सीख कर जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सूर्य को लेकर। सूर्य से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। लेकिन सूर्य को समझने से पहले, सूर्य को जानने से पहले हम दो चार बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और यह दो चार बिंदु दोस्तों इस प्रकार से है। दोस्तों, अगर हम एक गोलाकार सर्किल को ब्रह्मांड मान लें, दोस्तों अगर हम इसे ब्रह्मांड मान लेते हैं, तो आपको इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज मिलेंगी, बहुत सारी मंदाकिनी मिलेंगी। दोस्तों, यह जो बड़ा सा फिगर आपको दिख रहा है, बड़ा सा सर्किल दिख रहा है, इसे आप ब्रह्मांड मान सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ, इसे आप क्या मान लीजिए दोस्तों, इसे आप ब्रह्मांड मान लीजिए। इसे आप ब्रह्मांड, जिसे कि अंग्रेजी में आप यूनिवर्स भी कह सकते हैं, इसे आप ब्रह्मांड मान लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी गैलेक्सीज हैं, यानी कि जिसे मंदाकिनी कहा जाता है। और इन सभी मंदाकिनियों की संख्या, इन सभी मंदाकिनी जिसे कि आप अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं, और इन सभी मंदाकिनी की संख्या है 100 अरब। कितनी है दोस्तों? 100 अरब है इन सभी मंदाकिनियों की संख्या। और इनमें से एक मंदाकिनी, जैसे कि आप इसे ही ले लीजिए, इस मंदाकिनी को ही ले लीजिए, यहाँ पे लगभग 100 अरब आपको तारे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इस मंदाकिनी के अंदर आपको कितने सारे तारे देखने को मिल जाते हैं? 100 अरब तारे। 100 अरब, ये लगभग संख्या है दोस्तों, 100 अरब तारे। क्योंकि तारे को तो हम लोग गिन नहीं सकते। वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि यहाँ पे मतलब एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी यह जरूर पढ़ा होगा कि सूर्य भी एक तारा है, और इन्हीं एक तारा में से आप सूर्य को निकाल लीजिए। दोस्तों, यह जो एक तारा है यह क्या है? यह है सूर्य। मतलब आप देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड की तुलना में सूर्य का आकार कितना छोटा है दोस्तों। और यही सूर्य आगे चल के क्या करता है? हमारा सोलर सिस्टम बनाता है। यह जो सूर्य है, इसी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में बहुत सारे जो ग्रह होते हैं दोस्तों, वो इसके चक्कर लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बुध हो जाएगा, यहाँ पे शुक्र, और यहाँ पे पृथ्वी। उसी प्रकार मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण देखने को मिलता है। दोस्तों, इसे एक और फिगर से अगर हम समझने की कोशिश करें और हमारी पृथ्वी की तुलना करें ब्रह्मांड से, तो आप इस बड़े सर्किल को ब्रह्मांड मान सकते हैं। और इस ब्रह्मांड में आपको बहुत सारी गैलेक्सीज मिलेंगी। इनमें से एक गैलेक्सी आप इसे मान सकते हैं। और इन सभी गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सौर मंडल हैं। उनमें से एक सौर मंडल आप मान सकते हैं जो कि हमारा सौर मंडल है। और इस सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, और उनमें से एक पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर बहुत सारे महादेश हैं। उनमें से एक महादेश हमारा है एशिया महादेश। इस एशिया महादेश में बहुत सारे देश हैं, उनमें से एक हमारा देश है भारत। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर हम इसे ब्रह्मांड मानते हैं तो हमारे भारत तक पहुंचने में कितनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और एक ब्रह्मांड के तुलना में हमारा भारत का आकार कितना छोटा है। और अगर अपने भारत को बांट दीजिए तो यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो जाते हैं। और एक राज्य में कितने सारे जिले हो जाते हैं, और एक जिले में कितने सारे प्रखंड, और एक प्रखंड में बहुत अधिक गांव, और बहुत अधिक गांव में बहुत सारे टोले, मोहल्ले, और उस मोहल्ले में बहुत सारे घर, और उनमें से एक आपका घर, और उस आपके घर में से बहुत सारे कमरे, और उनमें से एक आपका कमरा, और उनमें बहुत सारे रहने वाले लोग, और उनमें से आप एक। समझ सकते हैं दोस्तों, एक ब्रह्मांड के तुलना में एक मनुष्य की औकात क्या है। हमें अपने औकात को कभी भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। हमें अपनी प्रकृति के साथ उतना छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब यह प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करेगी तो इसके सामने किसी की नहीं चलने वाली है। आते हैं पॉइंट पे। इस प्रकार से आप समझ लिए हैं ब्रह्मांड को, थोड़ा बहुत आप समझ लिए। ब्रह्मांड की तुलना हमने कर ली अपने सोलर सिस्टम से, और यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आया दोस्तों। पहला पॉइंट तो ये था कि हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है,
जो कि आपको नोट कर लेना है दोस्तों, आपको याद कर लेना है। और हर मंदाकिनी में लगभग आपको 100 अरब तारे देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। क्या 2 पॉइंट निकल के आया? ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी है? 100 अरब मंदाकिनी है, 100 अरब मंदाकिनी। उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया? एक मंदाकिनी में, मतलब मंदाकिनी में कितने तारे हैं? मंदाकिनी में दोस्तों 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे। दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि ये ब्रह्मांड आखिर होता क्या है। दोस्तों ब्रह्मांड की परिभाषा मैं आपको बता दूं। ब्रह्मांड दोस्तों कहा जाता है अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य मतलब जिसका अस्तित्व हो और बहुत सारी ऊर्जा, उन सभी ऊर्जा को सम्मिलित कर दीजिए तो ब्रह्मांड की परिभाषा निकल कर आती है। दोस्तों आप इसे लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या लिखा दोस्तों मैंने? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। दोस्तों अब इसी ब्रह्मांड में मैंने आपको बताया कि 100 अरब मंदाकिनी होते हैं, 100 अरब मंदाकिनी आपको देखने को मिलता है। तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि मंदाकिनी आखिर होता क्या है। दोस्तों मंदाकिनी की बात कर लें तो मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला दिखाई पड़ता है और यह तारों के निर्माण की प्रक्रिया का शुरुआती गैस पुंज है। दोस्तों मंदाकिनी जिसे कि अंग्रेजी में गैलेक्सी कहा जाता है और हमारी मंदाकिनी का नाम है आकाशगंगा। आकाशगंगा, और आकाशगंगा को आप मिल्की वे भी कह सकते हैं। आकाशगंगा को आप मिल्की वे भी कह सकते हैं और इसे दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। दोस्तों अब तक हमारी आकाशगंगा का जो पता लगाया गया है, हमारी गैलेक्सी का जो अब तक पता लगाया गया है, उसका अब तक का पता लगाया हुआ भाग यानी कि 80% भाग जो है यह सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार का मतलब आप समझते हैं, सांप के आकार का है। मतलब हमारी मंदाकिनी का जो पता लगाया गया है वो 80% भाग आपको ऐसा देखने को मिल रहा है और इसका पता लगाया था गैलीलियो ने। दोस्तों इसका पता किसने लगाया था? गैलीलियो इसका नाम है दोस्तों। गैलीलियो ने पता लगाया था कि हमारी आकाशगंगा जिसे कि मिल्की वे या दुग्ध मेखला भी कहा जाता है, इसका 80% भाग जो है यह सर्पिलाकार है और इसका पता लगाया था गैलीलियो ने। दोस्तों इस प्रकार से आपने आकाशगंगा को भी थोड़ा सा समझ लिया है। अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने आज के मुख्य टॉपिक पे। और आज का हमारा मुख्य टॉपिक है सूर्य से बनने वाले जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील करना। दोस्तों आपके मन में पहला सवाल आ रहा होगा कि सूर्य क्या है। दोस्तों सूर्य क्या है तो इसका जवाब हो जाएगा सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है और ये हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। दोस्तों सूर्य एक तारा है और यह जो तारा है यह हमारे सौर मंडल का केंद्र भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं सोलर सिस्टम को बनाऊंगा, यहाँ पे सोलर सिस्टम का फिगर यहाँ पे बनाऊंगा। तो सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है और सूर्य के बाद जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ग्रहों की कुल संख्या जो 8 है, वो यहाँ पे सबसे पहले बुध आपको देखने को मिलेगा, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी के बाद मंगल और बृहस्पति, फिर शनि, फिर आपको अरुण देखने को मिलेगा, फिर वरुण आपको देखने को मिलेगा। ये सारे ग्रह सूर्य के क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप यह जान चुके हैं कि सूर्य जो है यह क्या है? यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है और आप इसे सौर मंडल का मुखिया भी कह सकते हैं दोस्तों। सौर मंडल का मुखिया कौन है? ये दोस्तों सूर्य ही है। सूर्य हमारे सौर मंडल का मुखिया है और हमारे सौर मंडल में जितने भी द्रव्य हैं दोस्तों, हमारे सौर मंडल में जितने भी द्रव्य हैं उसका 99.99% जो द्रव्य है वो सूर्य में ही निहित है। मतलब सूर्य में निहित द्रव्य जो कि सौर मंडल का कुल द्रव्य है उसका
99.999%। मतलब क्या निकल के आ रहा है, मतलब ये कि 0.001% में ही आपको सभी ग्रह देखने को मिल रहे हैं, सभी धूमकेतु देखने को मिल रहे हैं, सभी उल्का पिंड देखने को मिल रहे हैं। मतलब जितने सारे आकाशीय पिंड हमारे सोलर सिस्टम में हैं उन सभी का द्रव्यमान, उन सभी द्रव्य को मिला दिया जाए तो 0.001% ही होता है। और इसका 99.999% भाग जो है यह सूर्य के पास ही है। दोस्तों यह सूर्य हमारी आकाशगंगा, जैसे कि आप जान चुके हैं कि हमारी आकाशगंगा का आकार जो है यह सर्पिलाकार है। 80% जो ज्ञात आकाशगंगा है उसका आकार आपको सर्पिलाकार देखने को मिलता है। और यह आकाशगंगा का जो केंद्र है दोस्तों, यह आकाशगंगा का जो केंद्र है उसके केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर सूर्य स्थित है एक कोने में। दोस्तों सूर्य एक तारा है और यह हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक कोने में स्थित है। दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर आप जानते होंगे एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी। वैसे तो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय करती है, तो आप समझ सकते हैं कि 1 साल में कितने सेकेंड होते हैं और उसे आप मल्टीपल कर सकते हैं 3 लाख से। मतलब उतनी दूरी जो तय की जाती है सूर्य की रोशनी के द्वारा, मतलब प्रकाश के द्वारा, यह होता है एक प्रकाश वर्ष। और सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर पर स्थित है, एक कोने में स्थित है। दोस्तों एक सवाल और जो सूर्य से देखने को मिलता है वो ये कि सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा के केंद्र का जो चक्कर लगाता है यह कितने रफ्तार से लगाता है। दोस्तों यह सूर्य जो चक्कर लगाता है यह 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से हमारी आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से क्या करता है दोस्तों, यह हमारे आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से। दोस्तों अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि सूर्य के द्वारा 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से हमारी आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाया जा रहा है, तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर लगाने में सूर्य को कितना टाइम लग जाता होगा। दोस्तों सूर्य द्वारा हमारी आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाने में जो समय लगता है वह है 25 करोड़ वर्ष। दोस्तों 25 करोड़ वर्ष को आप 250 मिलियन भी कह सकते हैं। मतलब सूर्य के द्वारा हमारी आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष यानी कि 250 मिलियन वर्ष लग जाते हैं। और इसे एक ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। एक ब्रह्मांड वर्ष का मतलब हो गया 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष को क्या कहा जाता है दोस्तों, एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। इसे आप अंग्रेजी में एक कॉस्मोस ईयर भी कह सकते हैं। मतलब एक कॉस्मोस ईयर बराबर कितना हो जाएगा, 250 मिलियन साल। यह हो जाएगा एक ब्रह्मांड वर्ष के बराबर। दोस्तों अगला सवाल जो आपको देखने को मिलेगा सूर्य से जुड़ा हुआ वह ये कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सूर्य क्या करता है दोस्तों, यह चक्कर लगाता है। सूर्य जो अपने अक्ष पर घूमता है या पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है, मतलब ये आपको ऐसे करके देखने को मिलेगा, ये ऐसे घूमता है दोस्तों। और हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। दोस्तों अब अगला सवाल जो आपको लगातार देखने को मिलता है वह यह है कि सूर्य का जो मध्य भाग है, सूर्य का मध्य भाग यह कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। और सूर्य का ध्रुवीय भाग यह कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। दोस्तों यहाँ पे जो दो सवाल देखने को मिल रहा है वह यह है कि सूर्य का मध्य भाग कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 दिन। और सूर्य का ध्रुवीय भाग कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 दिन। मतलब 35 दिन में सूर्य का ध्रुवीय भाग एक चक्कर पूरा करता है और सूर्य का जो मध्य भाग है ये 21 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करता है। दोस्तों अब सवाल आता है कि सूर्य आखिर है क्या। सूर्य तो एक तारा है ही, लेकिन उसके साथ सूर्य एक गैस का गोला भी है।
सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है दोस्तों? एक गैसीय गोला है, गैस का गोला है, जिसमें कि आपको 71% हाइड्रोजन देखने को मिल जाता है। 71% आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ 26.5% आपको हीलियम देखने को मिलता है सूर्य पे। मतलब सूर्य का जो निर्माण हुआ है वह 71% हाइड्रोजन से हुआ है और 26.5% हीलियम से हुआ है, जबकि 2.5% आपको अन्य तत्व देखने को मिल जाते हैं। अन्य तत्व दोस्तों, अब अगला पॉइंट जो निकल के सामने आएगा कि सूर्य में जो इतनी गर्मी है, सूर्य की जो ऊर्जा लगातार हमें मिलती रहती है, सूर्य में जो इतनी ऊर्जाओं का निर्माण होता है, इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे का कारण है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन में आपको बहुत अधिक मतलब उच्च ताप पर दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी क्या है? नाभिकीय संलयन ही है। हैंस बेथ ने बताया, हैंस बेथ जो कि एक अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे और इन्हें 1967 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है भौतिकी के लिए। तो इन्होंने बताया कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस मतलब 10 का घात 7 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर के एक हीलियम तैयार करते हैं। मतलब इतने डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है? 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर के एक हीलियम के नाभिक का निर्माण कर देते हैं, जो कि सूर्य के ऊर्जा का एक स्रोत है। ये आप समझ गए दोस्तों, सूर्य का ऊर्जा का जो स्रोत है वह क्या है? नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है? हैंस बेथ के अनुसार, नाम याद रख लीजिए आप, हैंस बेथ। हैंस बेथ, कहीं कहीं आपको हैंस बेथे भी देखने को मिलता है। हैंस बेथ जो कि एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस इतने डिग्री पे क्या होता है? 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जो कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, इसे क्या कहा जाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग जो है दोस्तों, इसे क्रोड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है। और इस क्रोड का टेम्परेचर आपको जो देखने को मिलेगा वह देखने को मिलेगा 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना टेम्परेचर आपको यहाँ देखने को मिलता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है, इसका टेम्परेचर आपको 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, जबकि सूर्य का जो सतही भाग होता है उसका टेम्परेचर आपको 6000 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। 6000 डिग्री सेल्सियस ये सूर्य का सतही तापमान हो गया, जबकि सूर्य के केंद्रीय भाग जिसे कि क्रोड कहा जाता है, इसका तापमान आपको 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। सूर्य का जो दीप्तिमान सतह, यह जो आप देख रहे हैं सूर्य का दीप्तिमान सतह मतलब चमकदार सतह, जो प्रकाशमान सतह जो होता है सूर्य का दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रकाश मंडल यह क्या है? यह है सूर्य का दीप्तिमान सतह जिसे कि कहा जाता है प्रकाश मंडल, और इंग्लिश में आप इसे फोटोस्फीयर भी कह सकते हैं। प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशित नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल होता है यह प्रकाश की किरणों का अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण सूर्य का किनारा प्रकाशित नहीं होता है और वह लाल रंग का दिखाई देता है। और इसे आप वर्णमंडल कह सकते हैं। दोस्तों, वर्णमंडल को आप अंग्रेजी में क्रोमोस्फीयर भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपने बहुत सारे सवाल देख लिए हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें लिखनी है। बोर्ड का आकार तो अभी छोटा है दोस्तों, लेकिन आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो आने वाले समय में आपको डिजिटल बोर्ड भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। दोस्तों, अब अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला जो सूर्य का भाग होता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब लगता है ये आप जान लीजिए पहले शॉर्ट में। यहाँ पे आप सूर्य देख लीजिए और यहाँ पे आप पृथ्वी को देख लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए चंद्रमा भी होती है। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और दोस्तों, जब सूर्य से रोशनी निकलती है, इसे आप सूर्य मान सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूर्य बनाया हुआ है। सूर्य से जो रोशनी निकलती है दोस्तों, सूर्य से रोशनी यहाँ पे देख रहे हैं कि आप सूर्य से रोशनी निकल रही है,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच में चंद्रमा आ गया। ये बीच में क्या है, ये है चंद्रमा और ये है हमारी पृथ्वी और ये है सूर्य और बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और इतने हिस्से पे आपको मतलब इतने हिस्से पे रहने वाले लोग जो है ये सूर्य को नहीं देख पाते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य के किनारे से ही प्रकाश देखने को मिलती है। चंद्रमा की छाया आ जाती है, इसके सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिसे कि सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण के समय जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वह सूर्य के किनारे से ही प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय किस प्रकार से प्राप्त होता है, सूर्य के किनारे से प्राप्त होता है, जिसे सूर्य किरीट भी कहा जाता है और सूर्य किरीट को कोरोना भी कहा जाता है और कहीं कहीं तो इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। मतलब आप क्या समझ गए, सूर्य ग्रहण के समय जो हमें सूर्य से प्रकाश की प्राप्ति होती है वह कहाँ से होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य किरीट या कोरोना या सूर्य का मुकुट। इनसे हमें प्राप्ति होती है प्रकाश की जब सूर्य ग्रहण लगता है। दोस्तों सूर्य से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सूर्य की आयु। दोस्तों सूर्य की आयु कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन ईयर। मतलब 5 बिलियन को आप कह सकते हैं 5 अरब साल। 1 बिलियन में 1 अरब होता है, तो 5 अरब वर्ष जो है यह सूर्य की आयु है। दूसरा प्रश्न है सूर्य द्वारा भविष्य में ऊर्जा देने का समय कितना है। मतलब फ्यूचर में सूर्य द्वारा हमें और कितने दिनों तक ऊर्जा दी जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10⁻11 ईयर। मतलब इतने वर्ष तक आपको 10⁻11 इतने वर्ष तक आपको सूर्य के द्वारा ऊर्जा लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि जब तक सूर्य की ऊर्जा मिलती रहेगी तब तक पृथ्वी पर जीवन पनपता रहेगा और उसका विकास होता रहेगा, जीवन फलता फूलता रहेगा। तो अभी हमारी पृथ्वी नष्ट नहीं होने वाली है, अभी हमारी पृथ्वी को नष्ट होने में बहुत सारा समय बाकी है। दोस्तों अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड यह समय जो है यह पृथ्वी के सतह तक मतलब पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में लगा समय है। दोस्तों अगला सवाल है सौर ज्वाला। सौर ज्वाला दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं सूर्य और सूर्य का ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। दोस्तों सौर ज्वाला मतलब सूरज में जो ज्वाला जो आग की लपटें उठती है सूर्य में, सूर्य की सतह पर, इसे उत्तरी ध्रुव पे क्या कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव पे क्या कहा जाता है। दोस्तों सूर्य की ज्वाला को, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पे कहा जाता है ऑरोरा बोरियालिस। क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। और दक्षिणी ध्रुव पे कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। यहाँ पे आपने देख लिया कि सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पे, सूर्य के उत्तरी ध्रुव पे कहा जाता है ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पे कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसको आप याद कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। इसको याद करना थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन आप इसे 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। सौर ज्वाला को सूर्य के उत्तरी ध्रुव पे ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है और सौर ज्वाला को सूर्य के दक्षिणी ध्रुव पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। दोस्तों सौर ज्वाला को आपने समझ लिया, सूर्य की सतह पर जो उठने वाली आग की लपटें होती है उसे सौर ज्वाला कहा जाता है और सौर ज्वाला को सूर्य के उत्तरी ध्रुव पे ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है, जबकि सूर्य के दक्षिणी ध्रुव पे इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि सूर्य का व्यास कितना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर यह सूर्य का व्यास है, जो कि हमारी पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। 110 गुना है किसका, पृथ्वी के व्यास का। पृथ्वी के व्यास का, व्यास को डायमीटर कहते हैं, पृथ्वी के व्यास का 110 गुना बड़ा है सूर्य का व्यास। दोस्तों अब सूर्य के आकार की बात कर लें तो सूर्य का आकार जो है यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य का आकार। मतलब ये कि 13 लाख पृथ्वी को मिलाने पर ही एक सूर्य जैसे बड़े पिंड का निर्माण हो पाएगा। मतलब ये कि हमारी पृथ्वी से सूर्य का आकार जो है यह 13 लाख गुना बड़ा है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों अब बात कर लें कि पृथ्वी को प्राप्त सूर्य ताप कितना है। मतलब सूर्य से जितनी सारी ऊर्जा निकलती है, जितना सारा टेम्परेचर निकलता है, उसमें से पृथ्वी को उसका कितना हिस्सा मिलता है। दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 अरबवां भाग। मतलब 1/2 अरब कर दीजिए आप।
इतना सूर्य से जितनी गर्मी निकलती है, जितना टेम्परेचर निकलता है, उसका 1/2 अरब 1/2 बिलियन इतना भाग ही मिलता है पृथ्वी को, और बाकी सारा सौर मंडल में, ब्रह्मांड में इधर उधर फैल जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने सूर्य से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने बेहतरीन ढंग से रखी है। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों, और इस वीडियो से जुड़ा हुआ क्या बात आपको समझ में नहीं आया है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारी ओर से आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।